हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। लेट अस स्टार्ट। देखिए, अकाउंटिंग जो है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें फर्म जो है वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग करती है। इसमें जस्ट बैलेंस शीट, पी&एल और ट्रेडिंग वगैरह बनाए जाते हैं ताकि फर्म की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो सभी को पता चल सके। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन निकाली जाती है वो जस्ट हमारे एम्प्लॉयज वगैरह जो है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने हमारे पास शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, डिबेंचर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल होती है। और इवन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। ओके, तो इन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटे देखो, फर्म जो है, फर्म अपनी कॉस्ट के बारे में भी पूरी जानकारी रखना चाहती है कि फर्म की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, जिससे कि वो अपने बेनिफिट को और बढ़ा सके। मतलब अगर फर्म प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट ज्यादा बेयर कर रही है, उसे कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है, तो वो यहाँ मैनेजमेंट को ऑर्डर देती है या मैनेजमेंट जो है वो खुद इस चीज को चाहती है कि जो हमारी कॉस्ट है उसे किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी फर्म जो है उसका मेन मोटिव होता है कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे कमाया जाए, ये हर फर्म चाहती है। ठीक है, और उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें जनरली हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट आ रही है, जो फर्म जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कॉस्ट फर्म को बियर करनी पड़ रही है, उस कॉस्ट को जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो जस्ट मैनेजमेंट के लिए होती है कि मैनेजमेंट वहां डिफरेंट जो उसके सोर्सेज हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकती है, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है, क्या प्लानिंग करेगी, क्या उसके लिए आगे और सोर्सेज की जरूरत होगी तो कहां से मैनेज करेगी। ओके, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए, फर्म को मैनेज भी बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस करना कि मैनेजमेंट अपनी जो फर्म है उसके बारे में प्रॉफिट टेंडेंसी को पता करना चाहती है, प्रीवियस ईयर में कितने प्रॉफिट हो रहे थे, इस साल कितने हो रहे हैं, कंपैरिजन जब करती है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाती है, रेशियो एनालिसिस करती है, तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। और टैक्स अकाउंटिंग जो है वो हमारी एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी कंपनी के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी वहां से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है या आउटपुट आ रहा है, उसके ऊपर हमारी फर्म को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। और उस टैक्स को कैलकुलेट करने में हमें फाइनेंस का पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस रिक्वायरमेंट को कहां से पूरा किया जाएगा? फ्रॉम टैक्स अकाउंटिंग, कि वो हमें हमारे जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ऑल ओवर जितने भी टैक्स होते हैं सबको कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। ऑल ओवर इनकम टैक्स जो लग रहा है, ऑल ओवर हमारा सेल्स टैक्स जो लग रहा है, जो भी टैक्स हम पे कर रहे हैं, उन सबको कैलकुलेट करने में गवर्नमेंट ने जिन चीजों को असेंशियल किया हुआ है, उन चीजों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए टैक्स अकाउंटिंग जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो बेटा, फर्म जो है उसे समाज के साथ काम करना है, क्योंकि कोई भी फर्म जो है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, और प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दिया गया तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। मतलब हम एक जो कह सकते हैं कि समाज का शोषण होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी
उसको उसकी रिडक्शन की जाएगी और बेनिफिट बढ़ाने के लिए जो मार्जिन है, जो एमआरपी है, उसको ज्यादा से ज्यादा रखा जाएगा। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए तो उसके लिए एमआरपी हाई रखना पड़ेगा। अब हमें हमारे समाज, हमारी जो सोसाइटी है, उसके हर कैटेगरी का ध्यान रखना है। जो मिडिल है, पुअर है, रिच है, सबके बारे में ध्यान रखना है। तो सभी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोड्यूस करना है और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना है। उनके लिए भी अपनी जो जिम्मेदारियां है कंपनी पूरा करती है। ठीक है, और उसके लिए कंपनी को जरूरत पड़ती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। ओके, अब चलते हैं इसके यूजर्स को जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग है, उसको यूज कौन कौन करता है, कौन कौन सी पार्टीज हैं जो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, देखते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं यूजर्स के बारे में। ठीक है, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो है उनको कौन कौन यूज करता है। तो उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं बेटा? इंटरनल यूजर्स में होते हैं ओनर, क्योंकि जिस पर्सन ने कंपनी शुरू की है, इन्वेस्ट किया उसमें स्टार्टिंग से, उसने उसका आइडिया था कि वो कंपनी स्टार्ट की जाए, ऐसा पर्सन जो है वो कंपनी के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन में होता है। और कंपनी अगर डूब भी रही है, कंपनी अगर लॉस में जा रही है, तो भी ये पर्सन कंपनी को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो मेनली हमारे जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उनका कंपनी के साथ क्लोज लिंक होता है, इसीलिए वो अपनी कंपनी को बुरे हालात में भी छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो सिर्फ उन कंपनी के साथ होते हैं जिनकी टेंडेंसी इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, अगर कोई कंपनी डूबती हुई है, उसकी प्रॉफिट टेंडेंसी गिर रही है, तो उस केस में यही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले कंपनी को छोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ओनर जो है कंपनी के साथ वो सोल रिलेटेड है, पूरी तरीके से कंपनी के अंदर उसका इंटरेस्ट है, इसीलिए वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कंपनी की हर सीक्रेसी, हर उसकी वो बात जो कंपनी को कंपनी के बारे में ओनर को पता होनी चाहिए, वो वहां अकाउंटिंग के थ्रू उसे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट भी कभी भी किसी फर्म को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगी। मैनेजमेंट को भी उस पर्टिकुलर फर्म के साथ तब तक कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तब तक जब तक उसमें चलने का दम है, चलने की हिम्मत है। ठीक है, तो फर्म को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उन सब चीजों की जानकारी इन यूजर्स को अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। ठीक है, इनका डीप रिलेशन होता है फर्म के साथ, और ये फर्म की जो कमजोरियां होती हैं उनको जानना चाहते हैं ताकि बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके। ठीक है, जबकि जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो सिर्फ कंपनी के जो पॉजिटिव फैक्ट्स होते हैं उनके साथ चलना चाहते हैं। कंपनी अगर अच्छा बेनिफिट कमा रही है तो ये कंपनी के साथ है, कंपनी ने जैसे ही लॉस में जाना शुरू किया ये कंपनी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हो ये वो बाहरी लोग हैं जो कंपनी के बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ने वाले हैं। ठीक, दैट इज इन्वेस्टर्स। बेटा इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम एक ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी के साथ चले, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो ऊंचाइयों को छू रही है, जहां पे हमारे जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज किए जा सके। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जो पहले से ही लॉस में जा रही है। ठीक है, उगते हुए को सलाम, तो यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं ये इन्वेस्टर्स। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जस्ट एक शॉर्ट टर्म लोन भी आप लगा सकते हो कि आपको लोन देने वाला पर्सन, देखिए आप जनरली अपने आप से भी लेके चले, हम कभी भी ऐसे पर्सन को लोन नहीं देना चाहेंगे, ऐसे पर्सन को उधार पैसा नहीं देना चाहेंगे
जो फ्यूचर में उसे पे करने लायक ना हो, यानी कि जिसकी पहले से ये हमें पता हो कि ये पर्सन हमारा पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो क्या आप ऐसे पर्सन को अपना खून पसीने का जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो उस पर्सन को देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी सिर्फ वहीं पे अपना पैसा छोड़ते हैं, वहीं पे ही उधार देते हैं या लोन देते हैं जहां से उसे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल यूजर होता है जो फर्म की बेटरमेंट के लिए काम करता है, फर्म के बेटरमेंट के साथ ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंडर। लैंडर जैसे बैंक है, बैंक भी ऐसे ही पर्सन को लोन देते हैं, या और कोई जैसे डिबेंचर होल्डर्स हो गए, ये भी एक तरीके के हमारे लैंडर्स ही होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सिर्फ ऐसे फर्म के अंदर लोन प्रोवाइड करेंगे जिनका कोई फ्यूचर हो, जिनसे आगे हमें रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज। बेटा एम्प्लॉइज भी हमेशा ऐसे फर्म के साथ काम करना पसंद करते हैं जहां उसे खुद बेनिफिट हो, क्योंकि जो फर्म खुद ही डूब रही है वो अपने एम्प्लॉइज को कहां से बेनिफिट देगी। ठीक है, तो अगर फर्म बेनिफिट दे रही है, फर्म का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, तो ऐसी कंपनी में काम करने से एम्प्लॉइज भी खुश रहते हैं, एम्प्लॉइज को भी ऐसी कंपनी में काम करने का मौका चाहिए होता है और दिल से काम करते हैं। बट डूबती हुई जो कंपनी होती है वहां पे एम्प्लॉइज का कोई फ्यूचर नहीं रह जाता। ठीक है, तो इन एम्प्लॉइज जो है वो भी चाहते हैं कि हमारी जो फर्म है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा रही है, तो हमें पता होना चाहिए ताकि हमें भी बोनस मिल सके, हमारी सैलरी भी इंक्रीज हो सके। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि जो फर्म पैसा कमा रही है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करे। ठीक है, तो फर्म एक गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल यूजर हो गई इंफॉर्मेशन की, कि उसे सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है। ठीक, फर्म कितना पैसा कमा रही है इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए ताकि टैक्स को पे कर सके, टैक्स उनसे रिसीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके बारे में हमें पता हो, ताकि हम फर्म के साथ compete बेटर तरीके से कर सके, फर्म को कैसे हराना है, कैसे हम उस फर्म से आगे निकल सकते हैं, इस चीज की प्लानिंग वो लोग कर सके। ठीक है, तो कंपटीटर्स को भी एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके के कंपटीशन को फेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी तो हम बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ओके, so this is all about users of accounting, that is divided in two parts, internal और external। ठीक है, इंटरनल कौन होते हैं, एक्सटर्नल कौन होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इनका क्या इंटरेस्ट होता है, क्यों ये कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, वो चीज एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैसेज करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।